नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, स्वतंत्रता किस प्रकार की है, राज्य की प्रकृति क्या है, सारा कुछ जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ के हम पूरा सुनाएंगे आपको कि किस प्रकार जो है हमको प्रस्तावना को याद करना है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, मुझे पूरी प्रस्तावना याद है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको नहीं याद होगा, आपको भी याद होगा, बशर्ते जिस प्रकार मैंने जो है ड्राफ्टिंग की है उसको आपको जो है लेकर के चलना है, ताकि आपको भी वो माइंड मैप बना रहे और आसानी से सारा कुछ जो है प्रस्तावना याद भी हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक ना? चलिए आते हैं यहाँ पर जरा देखना कि जो प्रस्तावना है, अगर मैं कहूँ कि ये साहब प्रस्तावना क्या है, तो समझना जरा। इसको कोई जो है संविधान की आत्मा कहता है, तो कोई इसको संक्षिप्त पाठ कहता है, कोई इसको परिचय पत्र कहता है, तो कोई जो है संविधान का दर्शन कहता है, कोई संविधान की जन्म कुंडली कहता है। ठीक है? अब समझना जरा कि प्रस्तावना एक प्रकार का ऐसा संविधान का भाग है जिसको पढ़ करके संविधान का हमको क्या मिलता है? परिचय मिलता है। संविधान का क्या मिलता है? दर्शन मिलता है। संविधान की आत्मा हमको नजर आती है। ऐसे पाठ को हम क्या कह सकते हैं? प्रस्तावना कह सकते हैं। ठीक है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में, जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, कोई किताब है, उस किताब का एक पृष्ठ होता है जिस पर जो है विषय सूची दी होती है, कंटेंट लिस्ट दी होती है ना। उसको पढ़ते हैं तो आपको विषय जो बुक है, उस बुक के बारे में आपको पता चल जाता है कि इस बुक में ए टॉपिक है, इन इन मुद्दों पर बातचीत होनी है। ठीक है ना? या फिर ए टॉपिक इसमें है, तो आपको उस किताब की एक प्रकार से संक्षिप्त परिचय हो जाता है और उस किताब का जो फिलॉसफी है, दर्शन है ना, वो आपको नजर आने लगता है। तो वही सेम प्रस्तावना है, संविधान का एक पार्ट के रूप में है, जिसको पढ़ करके समझ करके पूरे जो है संविधान की आत्मा को, दर्शन को जाना जा सकता है। ठीक है? कि उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सवाल यह है कि इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, ये कहाँ से आया। तो 13 दिसंबर 1946 को जब हम आपको जो है संविधान सभा पढ़ा रहे थे, तो संविधान सभा में हमने संविधान सभा की बैठक करवाई। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। इसी 13 दिसंबर को नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। एकदम ध्यान से सुनिए। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया जाता है, इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक ना? अब समझना जरा, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके इसी का जो सुधारात्मक रूप होता है, वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाता है? संशोधित होकर के प्रस्तावना कहलाता है। तो अगर कोई ये पूछेगा आपसे कि प्रस्तावना क्या है, ये आप बता ले जाओगे। बैकग्राउंड अगर कोई पूछेगा तो प्रस्तावना का, तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से होते हुए संशोधित होकर के बाद में ये क्या बना? प्रियम्बल बना, प्रस्तावना बना। ठीक ना? फिर यहाँ पर अगर कुछ फैक्ट है उसको हम देख लें, देन उसके बाद हम प्रस्तावना पे आए कि कैसे याद वगैरह करना है। समझना जरा कि जैसे इसकी अगर प्रकृति हम देखें तो प्रकृति इसकी गैर न्यायोचित है, मतलब कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय में लागू नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है, मतलब गैर न्यायोचित है। मतलब कि इसके कही गए कंटेंट के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हो कि प्रस्तावना में ये सब सारी बातें कही गई हैं तो क्यों मिल नहीं रही हैं। ठीक है ना? तो प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है। इसकी भाषा बार बार पूछता है कि कहां से, किस संविधान से इसकी भाषा ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विचार कहां से लिया गया है साहब? अमेरिका से। इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों प्रकार के जो न्याय हैं, ये कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य इसमें जो निहित है प्रस्तावना में, वो कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई, अब तक हमने जो पढ़ा प्रस्तावना में, यही पढ़ा कि प्रस्तावना क्या है, सारा कुछ हमने बताया। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब सारा कुछ बताया। फिर प्रस्तावना पर आधारित कुछ फैक्ट हमने बताए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, प्रस्तावना को याद कैसे करना है। एकदम ध्यान से आप देखें, जिस प्रकार हमने ड्राफ्टिंग की है प्रस्तावना की, उसी प्रकार आपको भी करना है। ऐसे ही ड्राफ्टिंग करना है, तब आपको जो है माइंड मैप बन जाएगा प्रस्तावना का, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो प्रस्तावना क्या है कि प्रस्तावना देखना जरा कि यह राज्य और व्यक्ति के मध्य अंतर संबंधों को स्थापित करता है। किसके किसके मध्य? एक राज्य और दूसरा व्यक्ति के मध्य। कैसे? तो राज्य और व्यक्ति के मध्य, दोनों के मध्य अंतर संबंधों को स्थापित करता है क्या? प्रस्तावना। ठीक है? तो व्यक्ति को राज्य जो है, राज्य को 2 पार्टों में हम तोड़ेंगे। एक जो है शक्ति का
का स्रोत, राज्य के भीतर शक्ति का स्रोत, और दूसरा राज्य की प्रकृति। व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा मतलब कि राज्य और व्यक्ति के मध्य अंतर संबंधों को एक प्रस्तावना स्थापित करता है। तो एक तो राज्य के अंदर शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग। देखिए प्रस्तावना की शुरुआत हो गई, ठीक ना। अब उसके बाद राज्य की प्रकृति में ये सब सारा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हम आएंगे कि व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा। और व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं पर जाकर के हम अगर मूल्यांकन मुझे करना हो व्यक्तियों का, तो जाएंगे देखेंगे कि साहब इनको न्याय मिल रहा है कि नहीं, स्वतंत्रता मिल रही है कि नहीं, समानता है कि नहीं है इनके समाज में, बंधुता, एकता, अखंडता, प्रेम भाव, समरसता, मानवता, ये सब है कि नहीं है। सारा कुछ देखने के बाद रिपोर्ट निकालते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये मूल्यांकन हम कर रहे हैं ना, तो मूल्यांकन करके हम रिपोर्ट निकालते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये व्यक्ति का मूल्यात्मक अवधारणा प्रस्तुत करती है। अब व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा में हम 4 चीजें रखेंगे, क्या क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अब समझना जरा ध्यान से एकदम समझिएगा कि न्याय पहले आप रखेंगे, और न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय, ठीक है ना। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता ये 2 प्रकार की, फिर उसके बाद बंधुत्व। अब समझना जरा कि मैंने कहा कि यह प्रस्तावना राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंधों को शो करता है। तो राज्य को आपने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक तो जो है शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग, दूसरा आप जो है राज्य की प्रकृति पे आओगे, राज्य के नेचर पे आओगे, और यहां पर जो है राज्य के नेचर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक। तो ये 5 आप प्रकृति रखोगे, ठीक है ना। उसके बाद न्याय में जो है 3 प्रकार के न्याय, कैसे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्या? न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, क्या? स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्या? समता। प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली क्या? बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक आपकी पूरी प्रस्तावना है। एक बार हम समझते हैं कि इसको प्रस्तावना को पढ़ेंगे कैसे। देखिए माइंड मैप जब आप बना लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन भी हो जाएगा और भूलेगा नहीं, ठीक है। तो हमको 2 पार्टों में तोड़ना है, एक जो है राज्य और दूसरा व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा। राज्य को हमने तोड़ा 2 पार्टों में, शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग। अब पढ़िए जरा, शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब समझना जरा, ये तो मान लीजिए कि आपने ड्राफ्टिंग कर ली और दिमाग में आपकी जो है माइंड मैप बन गया, लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे आया है? क्वेश्चन पूछा है कि शक्ति का प्रमुख स्रोत किसमें निहित है? जनता में। दूसरा कि राज्य की जो प्रकृति है वो कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक। और एक बार क्वेश्चन क्या किया कि ध्यान में रखना कि ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है इसके बाद ही समाजवादी आएगा, इसके बाद ही पंथनिरपेक्ष आएगा, इसके बाद ही आपका लोकतांत्रिक, लास्ट में एकदम गणतंत्रात्मक प्रकृति आएगी, ठीक है ना। तो इसका जो है जो ऑर्डर है इसको डिसऑर्डर कर दिया था, ठीक है। मतलब लोकतंत्र पहले दे दिया था, एक बाद में दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया। और समझना जरा एक चीज कि ये जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष है इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा जा रहा है। तो एक कब जोड़ा गया? 1976 में। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1950 में या देश के संविधान जब लागू हुआ तो उतने समय राज्य की प्रकृति क्या थी? दोनों निकाल दीजिए, दोनों निकाल दीजिए, फिर 3 आपके पास बचेगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक। यही तीनों प्रकृति को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर देगा तो ये अपना सीरियल वाइज देगा, जैसा भी देगा आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। फिर यहां कैसे क्वेश्चन पूछता है? एक बार क्वेश्चन पूछा कि कितने प्रकार के न्याय दिए जाते हैं? कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो ऐसे कर दिया 3, 2, 5 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब यहां पर एक बार क्या क्वेश्चन दिया कि ध्यान में रखना है आपको कि न्याय पहले आएगा, उसके बाद स्वतंत्रता आएगी, उसके बाद समानता आएगी, उसके बाद बंधुत्व आएगा। एक बार क्वेश्चन क्या दिया कि बंधुत्व पहले कर दिया, स्वतंत्रता एकदम लास्ट में कर दिया, समानता पहले कर दिया, न्याय जो है बाद में कर दिया। तो ऐसे ये जो क्रम है ये ऑर्डर क्रम है, इसको डिसऑर्डर क्रम में क्वेश्चन आपके आईएएस या पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये सीरियल वाइज होगा, इसका भी ऑर्डर क्रम यही होगा, इसको भी डिसऑर्डर करके पूछ लेता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई मेरा यही कहना है कि जिस तरह जो है ऑर्डर क्रम है उसी तरह ऑर्डर क्रम में आपको इसको याद रखना है ताकि आपको ना भूले, ठीक है ना। तो आप प्रस्तावना को एक बार और देखना जरा कि प्रस्तावना व्यक्ति और राज्य दोनों के मध्य अंतर संबंधों को अभिव्यक्त करता है या स्थापित करता है। राज्य को 2 पार्टों में आपको तोड़ना है, एक तो जो है शक्ति का स्रोत
जनता अर्थात हम भारत के लोग। दूसरा जो है राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति में जो है राज्य का नेचर 5 प्रकार से, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक। ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम देखें कि व्यक्ति की जो मूल्यात्मक अवधारणा है, इस व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा में जो है आप बोलोगे कि साहब न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समझना जरा, ये 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, मतलब स्वीकार किया गया। ठीक है ना। और स्वीकार किया गया मतलब कि इसी दिन जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। ठीक है ना। यहां पे समझना जरा कि जैसे शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या होगा? संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब क्या होगा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, इन सब का मतलब क्या होगा? तो सारा कुछ जो है हम लोग डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है ना। अब समझना जरा एक एक चीज। मेरे प्यारे भाई, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ड्राफ्टिंग जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें और मुझसे पढ़ें, फिर आपको जो है अंतर पता चल जाएगा कि किस प्रकार हमने मेहनत की है। आप जिस दौर से गुजर रहे हो ना, मैं उस दौर से गुजर चुका हूं। कहां कहां पे आपको समस्या होनी है उस चीज को मैं फील करता हूं। ठीक है ना। देन उसी को मैं पॉइंट आउट फाइंड कर जो है फोकस करने का प्रयास करता हूं कि आपको जो है ताकि उभार सकूं उन बिंदुओं से। अब देखना जरा, यहां पर हमने बताया कि राज्य को 2 पार्टों में डिवाइड करना है, एक शक्ति का स्रोत, दूसरा राज्य की प्रकृति। शक्ति के स्रोत में जनता अर्थात हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग क्या है? हम भारत के लोग शब्द से आशय यही है कि भारत की जनता के द्वारा ही संविधान का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है। और एक चीज ये भी है कि भारत एक डेमोक्रेसी वाला देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का होने का कारण जो है सबसे बड़ा ये है कि शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता में निहित है। और लोकतंत्र क्या होता है कि जहां पर जो है जिस शासन प्रशासन में जनता की पूरी भागीदारी हो, मतलब कि जो है एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें जो है जनता का हर एक वर्ग अपनी भागीदारिता को महसूस करे और उसी के अनुसार शासन प्रशासन संचालित हो, उसी के अनुसार न्याय व्यवस्था हो, उसी के अनुसार विधि निर्माण हो, तो ऐसी शासन पद्धति को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहा जाता है। तो ये जो शब्द है हम भारत के लोग, एक तो जो है संविधान को निर्माण को शो करता ही है, साथ ही साथ देश की जो है डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। फिर यहां पर अब हम लाते हैं जो है राज्य की प्रकृति, और राज्य की प्रकृति में हम जो है सबसे पहला जो पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभु संपन्न। इस संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या है? संपूर्ण प्रभु संपन्न से आशय यह है कि सीधी सी बात है कि हमारे आसपास पड़ोसी भी हैं, हमारा बीच में घर है, मैं क्या करूं, पड़ोसी से बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि हमारा जो है सीधी सी बात, भारत के आसपास भी पड़ोसी हैं, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वगैरह भी करता है, अपने आंतरिक मामलों में भी भारत कार्य करता है। तो भारत का जो आंतरिक मामला होगा या बाह्य मामला होगा उसको करने के लिए स्वतंत्र होगा, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं? संपूर्ण प्रभु संपन्न कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहां पर भारत अपने आंतरिक, ऐसे बना लीजिए यार, ये भारत का आंतरिक मामला है, और इधर जब जाएंगे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार वगैरह करने के लिए, तो एक तो भारत का बाह्य मामला हो जाएगा। ठीक है ना। तो भारत अपने आंतरिक मामलों को और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी विदेशी सत्ता के अधीन कोई कार्य ना करे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभु संपन्न कह सकते हैं, संप्रभुता कह सकते हैं, सॉवरेनिटी कह सकते हैं। अब समझना जरा, जैसे अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल दर्जा जब समाप्त किया गया, ये भारत का कैसा मामला था? आंतरिक मामला था। भारत जो है RCEP से जब बाहर हुआ तो ये भारत का बाह्य मामला था। ठीक है ना। WTO के जो है 10% सब्सिडी को भारत वगैरह बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं, तो ये जो है भारत का बाह्य मामला है। भारत जो है रसिया के साथ जो है तेल का आयात और हथियारों का आयात करता है, अमेरिका के द्वारा बार बार प्रतिबंध लगाए जाने की बात की जाती है, फिर भी भारत आयात करता है। तो ये भारत का विदेशी मामला स्वतंत्र मामला है, बाह्य मामला है, और भारत इसको करने के लिए स्वतंत्र है। तो भारत चाहे आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में किसी प्रकार का कार्य करे, कोई विदेशी शक्ति ये नहीं कहेगी कि आप रसिया से व्यापार करिए या रूस से, अमेरिका से व्यापार करिए। ठीक है ना। ये भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति है। ये कौन प्रदान करता है भारत को? तो भारत की संप्रभुता प्रदान करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। आते हैं समाजवादी। अभी देखिए कुछ समय पहले जो है समाजवादी शब्द को हटाए जाने की मांग तेजी से चल रही थी, क्योंकि समाजवादी जो शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक शब्द और है अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि यहां पर जो है आर्थिक समानता, आय समानता और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने से है। समाजवादी का अर्थ यही होता है कि मेरे प्यारे भाई सुनना जरा, कि हमारे देश के भीतर जितने भी भौतिक संसाधन है ना, इन भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, इसका केंद्रीयकरण ना हो, मतलब कि एक व्यक्ति के पास, मोटा भाई के पास सारा कुछ ना चला जाए। लेकिन जब आप रिपोर्ट निकालते हैं ना, ऑक्सफैम रिपोर्ट, तो शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल GDP का जो है 40% हिस्सा मिलता है। तो मतलब कि मोटा भाई यहाँ पर जो है कैप्चर करके बैठा है। अगर हम देखें सबसे निचले 50% लोगों के पास देश की कुल GDP
जीडीपी का, देश की कुल संपत्ति का 3% हिस्सा है। समझ रहे हैं ना कि कितनी आय असमानता है। लेकिन भारत में समाजवादी शब्द है और समाजवादी शब्द बार बार यह कहता है कि संसाधनों का सम वितरण होनी चाहिए, आय समानता होनी चाहिए, ठीक है ना, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, अधिकाधिक जो है सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। ये समाजवादी शब्द है। क्यों आप हटाना चाह रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल एंगल के कारण हटाना चाह रहे हैं? क्या भारत में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और आय असमानता खत्म हो गई है इसलिए आप हटाना चाह रहे हैं? नहीं, समाजवादी शब्द नहीं हटाया जा सकता। मजे की बात है कि जो समाजवादी शब्द है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर रखा है। इसलिए इस पर जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, भारत का जो समाजवाद है, ठीक है, भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीयन समाजवाद दोनों के मध्य की कड़ी है, दोनों का मिश्रित रूप है। अगर आप देखेंगे तो भारत का जो समाजवाद है ना, वो निजी संपत्ति और उद्यमिता दोनों को बढ़ावा देता है, दोनों को साथ साथ लेकर चलता है। तभी तो एलपीजी मॉडल लाया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ताकि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कर सकें। अपने यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, आय असमानता को समाप्त करने के लिए समाजवाद की जरूरत है, लेकिन वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमको जो है उद्यमशीलता और निजी जो है करण की भी जरूरत है। तो ये समाजवाद दोनों एक्सेप्ट करता है ना, तो क्यों आप हटाना चाह रहे हैं भाई? किसी पॉलिटिकल एंगल के कारण ये मत कहिए कि हम हटाना चाह रहे हैं इसको। पंथ निरपेक्ष, अब समझना जरा इसको कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। कि पंथ निरपेक्ष के अंदर भारत एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी तमाम होते हैं, है ना। अब ऐसे में क्या राज्य जो भारत है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है या मुसलमान राष्ट्र है या सिख राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र? कोई भारत का धर्म नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य के भीतर जितने भी धर्म होंगे सबको समान मौका दिया जाएगा, फलने फूलने का, सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। यही वाकई क्या है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ठीक है। लोकतंत्र हमने बताया कि लोकतंत्र सीधा सा है कि जनता का हर एक वर्ग जब शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी को महसूस करे, उसी को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिए। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां पर जनता का हर एक वर्ग, मतलब कि जो है भारत में अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो 140 करोड़ की जो जनसंख्या है ना, साला पूरा जनसंख्या शासन करती। आपको लगता है कि किसी कानून को निर्माण किया जा सकता था? अभी भी नहीं किया जा, हो हल्ला होती है। ये तो 140 करोड़ जनसंख्या जो है यहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय और तमाम प्रकार की विविधता लिया हुआ बैठा रहेगा, तो कोई कानून का निर्माण हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो ऐसे में जो है 140 करोड़ जनसंख्या डायरेक्टली शासन नहीं कर सकती है। ऐसे में ये क्या करते हैं कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और जब अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो है लोकतंत्र को संचालित करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जो कि कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, बाकी लोकतंत्र पे हम एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें अरस्तु के अनुसार वगैरह बताएंगे कि अरस्तु ने 158 देशों का अध्ययन किया, कुछ जहां एक लोगों का शासन देखा, जहां राजतंत्र उन्होंने बताया, कुछ लोगों का, कुछ ऐसे देश थे जहां पर कुछ लोग शासन कर रहे थे जैसे कुलीन तंत्र, कुछ देश ऐसे थे जहां पर जो है उन्होंने सभी लोगों का शासन देखा, जिसको उन्होंने डेमोक्रेसी कहा, लोकतंत्र कहा। खैर, ये बात की बात। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र सुनना जरा कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। गणतंत्र का सीधा सा आशय यह है कि गणतंत्रात्मक राज्य वह राज्य होता है जहां पर जिसकी जो जनता होती है वो किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकती है, और जो राज्य का जो प्रमुख होगा या राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो मनोनीत नहीं होगा। दैट इज गणतंत्र। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है राज्य की जितनी भी प्रकृति हमने बताया वो आपका अब क्लियर हो गया होगा। और आते हैं अब हम नेक्स्ट मूल्यात्मक अवधारणा व्यक्तियों के। देखना जरा न्याय। अच्छा, न्याय मजे की बात है कि एक कानूनी न्याय नहीं बल्कि जो है वितरण न्याय की बात करता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस की बात करता है। ठीक है ना, जो प्रस्तावना है। तो यहां पर 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। सामाजिक न्याय से क्या अर्थ होता है कि हाशिए के अंतिम पायदान पर जो वर्ग खड़ा हुआ है, जो वर्ग वंचित वर्ग है, जो विकास की धारा से बाहर है, जैसे महिला, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक, ये तो विकास की धारा से बाहर है ना। अब इनको क्या किया जाएगा कि विकास की धारा में लाया जाएगा, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाएगा, समावेशी विकास किया जाएगा। कैसे? आरक्षण के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से, सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा या मानव पूंजी पर फोकस करके। तो एक ऐसा न्याय हुआ सामाजिक न्याय। ऐसे ही आर्थिक न्याय कुल मिला जुला करके जो भौतिक संसाधन होते हैं उनका संवितरण की बात की जाती है। मजे की बात है कि एक आपका अनुच्छेद डीपीएसपी में मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद है 39 बी और 39 सी,
ठीक है। 39 बी और 39 सी में कहा जाता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का क्या हो, संवितरण हो, केंद्रीकरण ना होने पाए। और एक अनुच्छेद तो ऐसा है, आप जान करके चौंक जाएंगे, संविधान संशोधन किया गया, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, और कहा गया, इसके माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C, और कहा गया कि भैया इन दोनों अनुच्छेदों को ना, जो कि क्या कहते हैं, भौतिक संसाधनों का संवितरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इनको अगर लागू करने के लिए, मतलब डीपीएसपी के अनुच्छेद को लागू करने के लिए, अगर आपका जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31, जो कि फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, इनका वायलेशन भी हो रहा हो तो वायलेशन ससुरा नहीं माना जाएगा। बड़ा गजब का जो है ये था। ठीक है। बाकी सोशियो जो है इकोनॉमिक अमेंडमेंट के लिए, सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए ये सब जो है प्रावधान किए जाते हैं। ये आपका आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय है, प्रधानी का चुनाव आप भी लड़ें, हम भी लड़ें। वयस्क मताधिकार, जैसे अभी जो है 18 साल से ऊपर हैं, अभी जो है वोटिंग करें, हम भी वोटिंग करें। ठीक है। अभी जो है धर्म के आधार पर करें, हम भी जो है जाति के आधार पर करें। ठीक है। तो मेरा कटाक्ष है, ठीक है ना, जाति, धर्म, लिंग, ये सब बेकार की चीज़ें नहीं। ठीक है। तार्किकता के आधार पे आप वोटिंग करें, विकास के आधार पे वोटिंग करें। ठीक है ना, ये ना खोजें कि विकास कहाँ है। ठीक है। तो यहाँ राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, ये राजनीतिक न्याय। ठीक है। वयस्क मताधिकार, राजनीतिक आरक्षण, जैसे नारी शक्ति बंधन योजना, नारी शक्ति बंधन योजना के माध्यम से जो है नारियों को, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। लोकसभा और विधानसभा में कहा गया कि 33% इनको जो है सीटें प्रदान की जाएंगी। अनुच्छेद 330A के माध्यम से लोकसभा में, अनुच्छेद 332A के माध्यम से विधानसभा में। ठीक है ना। बाकी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लाया गया था और कहा गया कि जो SC/ST हैं, इनके रिजर्वेशन को लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। तो ये राजनीतिक न्याय, मतलब कि राजनीतिक न्याय का अर्थ यही होता है कि देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कैसा? सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये जो है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपका कंप्लीट हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट, देखना जरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। विचार, मेरे विचार में कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। मेरा लीडर अच्छा हो सकता है मेरे विचार में, प्रशासक अच्छा हो सकता है, गायिका, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, ठीक है ना, मेरे मम्मी पापा वगैरह वगैरह जो भी विचार आते हैं, ये सब विचार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता आपको दी गई है भाई। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है कुछ प्रकट करना, आंख मारना, आंख मार के प्रकट करना। ठीक है ना। कविता लिख के प्रकट करना या फिर एडिटोरियल लिख के प्रकट करना। एक्सप्रेशन करना मतलब मुस्कुरा करके, कार्टून बना करके। तो ये जो है आर्टिकल अब 19(1) पढ़ोगे ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी के समान है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है इशारों इशारों में कुछ बता देना। ठीक है। विश्वास, विश्वास ये है कि मेरा जो है राजनीति में विश्वास, व्यक्ति में विश्वास, कंपनी में, किताब में और धर्म में, सरकार में, किसी में भी विश्वास हो सकता है। तो विश्वास की भी क्या है, आपको स्वतंत्रता है। ठीक है। धर्म, मैं यार हिंदू धर्म मानूं या मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिज्म, फारसी वगैरह कोई भी मानूं, ठीक है ना, या मानूं ही ना, नास्तिक रहूं, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी जाती है। उपासना, प्रशंसा करने की, मैं राहुल गांधी, मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, किसी की प्रशंसा करूं, अरविंद केजरीवाल, किसी की भी, ये उपासना की स्वतंत्रता मुझे दी गई है। तो ये आपकी जो है प्रस्तावना पूरी थी, सॉरी, ये आपकी जो है स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी। ठीक है ना। अब यहां पे देखना जरा, समता। समता एक प्रतिष्ठा की समता और दूसरा जो है अवसर की समता। प्रतिष्ठा, पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। जैसे आप आर्टिकल 21 पढ़ोगे ना, तो वहां पर जो है आपको प्रतिष्ठापूर्ण या सम्मानपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, मतलब कि जीवन ऐसा होना चाहिए जो प्रतिष्ठापूर्ण हो, सम्मानपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। ठीक है। तो प्रतिष्ठा का जो है समता। और दूसरा है अवसर की समता। अवसर मतलब कि जो लोक नियोजन या सार्वजनिक पदों पर जो भर्तियां वगैरह होती हैं, उसमें सभी को जो है अवसर मिले। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश इत्यादि के आधार पर, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अवसर की समता। ठीक है। फिर देखना बंधुत्व लास्ट में, कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है ना। और राष्ट्र के भीतर कैसी एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित करना है, और व्यक्ति के भीतर जो है गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता को बढ़ाते हुए। ठीक है ना। ये सब सारी चीजें जो है आपकी प्रस्तावना हुई, और प्रस्तावना को हमने पूरी तरह कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा हम प्रश्न करते हैं कि प्रस्तावना को लेकर के क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं। पहला केस आया बेरुवाड़ी केस 1960 में। इसमें बताया गया कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला आता है 1973 में। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और भाग होने के कारण इसमें संशोधन भी हो सकता है, बशर्ते संशोधन इस कदर हो कि संविधान का मूल ढांचा, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रभावित नहीं होना चाहिए।
चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद एक केस और आता है कि बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1994 में। अब यहां पर जब केस आता है तो यहां पर केशवानंद भारतीवाद का जो है सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके इस प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक बेहतर पार्ट है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन हुआ भी। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो ये आपको जो है लेकर के चलना है। थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा है, आप कम करके सुन लीजिएगा, बाकी आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। आते हैं, कुछ कथन दिए गए कि किसने क्या कहा, ठीक है ना, प्रस्तावना को लेकर के। पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये जो है संविधान की आत्मा कहते हैं किसको, प्रस्तावना को। वहीं पर जब आप जो है अनुच्छेद 32 देखेंगे ना, तो अनुच्छेद 32 को, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर साहब, BR अम्बेडकर साहब, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दीर्घकालिक सपनों का विचार कहते हैं किसको, प्रस्तावना को। KM मुंशी, संविधान की कुंजी। NK पालकीवाल, ये संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मामला 1967 में आया। संविधान की आत्मा 2 लोग, पंडित ठाकुरदास भार्गव और दूसरा जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ठीक है। प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है। पहले हमने बता दिया कि मतलब कि इसके आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब लागू नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये आपकी पूरी प्रस्तावना हुई और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जिस प्रकार हमने ड्राफ्टिंग की है उसी प्रकार आप ड्राफ्टिंग करें, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कट हो और क्या कुछ है। अब फिर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार का एक भी क्वेश्चन अगर छूटे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है ना, नवीन से कुछ और नाम रख दीजिएगा। तो जा करके आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करें, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी कमेंट वगैरह थोड़ा सा करेंगे आप, मुझे मोटिवेशन मिलता है यार। कमेंट वगैरह किया करिए आप।